हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटिक्स के प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाए थे भारत के संवैधानिक विकास, और उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट को देख लिए थे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यह टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आप सही मानिए अगर इसको याद कर लेते हैं तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कौन कौन से एक्ट पढ़ लिए थे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को हमने पढ़ लिए थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और फिर इसके बाद क्या पढ़ते, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट को पढ़ लिए थे, 1793 का चार्टर एक्ट। फिर 1793 के बाद 1813 के चार्टर एक्ट को पढ़े थे। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट पढ़े थे। फिर 1853 का चार्टर एक्ट पढ़े थे। यानी कि इतने एक्ट को हमने पढ़ लिए थे। और इसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ेंगे। और इस यहाँ पर एक एक्ट छूट गया था, यहाँ पर 1784 के बाद इसके बाद एक और एक्ट आएगा 1786 का एक्ट आएगा। 1786 का एक्ट, यहाँ से क्या था, 2 पॉइंट क्या काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कल मैंने एक एक्ट को छोड़ दिया था 1784 के बाद एक 1786 का एक्ट भी आएगा। और यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1786 के एक्ट में क्या हुआ था, बेसिकली यहाँ पर 1784 के एक्ट में हम क्या बताए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी स्थापना हो गया था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निदेशक मंडल कहा जाता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रक मंडल कहा जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या था, सिर्फ व्यापार करने का अधिकार था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होती है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने अंदर में रहकर काम करती थी। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था वह ब्रिटेन में होता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वह भारत में रहकर वह व्यापार करते थे। लेकिन नियम वगैरह कौन बनाता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हर एक आदेश को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानते थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे कि यहाँ पर आक्रमण करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पर आक्रमण कर देते थे, क्योंकि उसके आदेश को तो मानना ही मानना है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता था कि जहां पर आक्रमण करने के लिए बोल दिए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पर भारत में लगा कि जिस क्षेत्र में आक्रमण करना है वहां का राजा बहुत ही शक्तिशाली है। अगर वहां पर हम आक्रमण करेंगे तो निश्चित है कि हम हारकर आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह अगर वह बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, उसका तो अवहेलना होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। तो इसी समस्या को निवारण करने के लिए भारत के जो गवर्नर यहाँ पर आते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जो मेन होते थे, उसको वीटो पावर दिया गया। उस गवर्नर को वीटो पावर दिया गया। तो वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर एक थोड़ा सा अगर शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो होता है किसी भी नियम को टाल देना, यानी किसी भी आज्ञा को टाल देना ही वीटो पावर कहलाता है। तो किसको वीटो पावर दिया गया, तो 1786 के एक्ट के द्वारा क्या होता है, गवर्नर को, याद रखिएगा, गवर्नर को वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर दिया गया। हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में वीटो पावर दिया गया, तो अनुच्छेद 111 में वीटो पावर दिया गया। किनको दिया गया, तो राष्ट्रपति को दिया गया। तो इस वीटो जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, वो हम आगे पढ़ाएंगे। जब 111 अनुच्छेद आएंगे वीटो पावर, तो वहां हम बताएंगे वीटो पावर 3 प्रकार की होती है। तो सीधा समझ लिया, अगर वीटो पावर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी भी नियम या आज्ञा को टाल देना, ये क्या कहलाते हैं, वीटो पावर कहलाती है। तो ये शक्ति किसको दी गई, तो यह शक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अर्थात भारत के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। और क्या दिया गया, 1786 एक्ट के द्वारा उसी गवर्नर को क्या दिया गया, तो सेनापति या कमांडर इन चीफ का पावर दिया गया। और यह जो शक्ति जो थे वीटो पावर और सेनापति की शक्ति पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स
यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि पहले वह गवर्नर जनरल कौन थे जिन्हें वीटो पावर और सेनापति या कमांडर इन चीफ की पावर दी गई, तो वह कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इतने सारे एक्ट, और इसी एक्ट के 1784 के नीचे आप लिख लीजिएगा 1786 का एक्ट। चलिए दोस्तों अब समझते हैं 1853 तक हो गया था, आज हम समझते हैं 1858 के एक्ट को हम समझते हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 1858 के एक्ट के बारे में। 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये भारत शासन अधिनियम क्या था? 1858 भारत शासन अधिनियम। इसको भारत शासन अधिनियम क्यों कहा गया था? क्योंकि 1800 आप जानते हैं 1857 में की क्रांति हुई थी, उसमें क्या था? अंग्रेज क्या था? खूब थुराया था, और भारत भी बहुत हद तक क्या था? थुराया था। तो इसके बाद क्या हुआ था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सदस्य थे, जो भी अंग्रेज थे, वह क्या बहुत ही भारतीयों पर क्या अत्याचार करने लगे थे, और इस क्रांति के बाद क्या था? बहुत ही परिवर्तन हो गया। और यह जो इस 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम आया था, वो सारे शासन के बागडोर जो है सिर्फ ब्रिटेन के संसद के हाथों में चले गए। अब अंग्रेज कुछ भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, कुछ भी नए नियम लागू नहीं करेंगे। तो यही सब क्या था? बदलाव हुआ था 1858 के भारत शासन अधिनियम में। क्या क्या बदलाव हुआ था? तो सर्वप्रथम क्या हुआ था? भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। भारत का वायसराय बनाया गया, और वह प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे, वह प्रथम वायसराय बने थे। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्ति समाप्त कर दी गई। अब शासन की बागडोर जो है, अब शासन की बागडोर जो है वह ब्रिटिश संसद के हाथों में चलेगी। ब्रिटिश संसद के हाथों में चले गए। इस अधिनियम के बाद क्या हुआ था? जो जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे, जो भी अंग्रेज थे, उनके सारे शक्ति को समाप्त किया गया, और जितने भी शासन के बागडोर थे वह सीधे ब्रिटेन के संसद के हाथों में चले गए। अब वहीं से सीधा नियम बनेगा, और यहाँ भारत में इम्प्लीमेंट होगा वह नियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? जो हम पहले पढ़े थे, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। अब जो है शासन चलाने के लिए भारत राज्य सचिव का गठन किया गया। भारत राज्य सचिव का गठन किया गया एंड और उसकी सहायता के लिए 15 राज्य सचिव भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। आप लोग जानते होंगे कि शुरुआत में हम पढ़ाए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें 24 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 सदस्य थे, उसका गठन किया गया था। लेकिन इस अधिनियम के बाद क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया और अब शासन को चलाने के लिए भारत राज्य सचिव का गठन किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 भारतीय सदस्य का भारतीय परिषद का गठन किया गया। 15 भारतीय परिषद का गठन किया गया। अब ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अब जो 1858 के बाद जितने भी अधिनियम आएंगे
उसमें क्या था, भारत परिषद लगा ही रहेगा 1858 के बाद। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं इस 1858 के बाद 1861 का अधिनियम आया था। 1858 के बाद कौन है, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 के बाद कौन है, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। 1858 के बाद कौन है, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा क्या हुआ था, हमने समझ लेते कि पहले वायसराय कौन बने थे, वह लॉर्ड कैनिंग बने थे। और यह वायसराय जो थे, वायसराय ने पहली बार तो भारतीय विधान परिषद में, वायसराय ने पहली बार विधान परिषद में तीन भारतीय सदस्य को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। हम समझ लेते हैं कि विधान परिषद का गठन क्या हुआ था, पहले ही हुआ था। 1853 के एक्ट में हम देखे थे कि विधान परिषद का गठन हो गया था। उसी विधान परिषद में वह लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीय सदस्य को पहली बार वह गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किए थे। वह 3 सदस्य कौन थे, एक सदस्य थे सर दिनकर राव, वह एक सदस्य कौन था, सर दिनकर राव थे। और एक कौन थे, बनारस के राजा थे, बनारस एंड पटियाला के राजा थे। और यह पटियाला वर्तमान में पंजाब के रूप में है। तो वह 3 सदस्य कौन थे, सर दिनकर राव थे, बनारस और पटियाला के राजा थे। और इस अधिनियम में क्या हुआ था, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में वायसराय को क्या होता, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो याद रखिए अध्यादेश क्या होता है, वो हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश क्या होता है, जब भी लोकसभा या राज्यसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा है, यदि उस टाइम कोई भी नियम जरूरी है तो राष्ट्रपति जो होते हैं अध्यादेश जारी करके कुछ टेम्पोररी नियम बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में चर्चा की गई है। अब समझते हैं इस अधिनियम के द्वारा क्या था, वायसराय ने क्या था, मंत्रिमंडल प्रणाली या इसी को कहते हैं विभागीय प्रणाली का गठन किया गया। अभी वर्तमान में जो मंत्रिमंडल व्यवस्था देख रहे हैं हमारे संसद में, वह कहां से आया था, तो वह इसी अधिनियम के द्वारा आया था। अब देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे संविधान का कैसे विकास हो रहा है और यही से हमारे संविधान को लिया गया था। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली या विभागीय प्रणाली या इसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं, या वायसराय या कैनिंग जो थे, कैनिंग के समय में यह क्या था, गठन हुआ था। इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी में क्या था, हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना, तीनों प्रेसिडेंसी का मतलब क्या हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसी जो थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कौन कौन थे, एक बंगाल था, एक मुंबई था और एक नीचे में दक्षिण भारत में मद्रास था। तो तीनों प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसी अधिनियम के द्वारा हुई थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 1861 के अधिनियम के बाद एक आया था 1876 का अधिनियम आया था। उस 1876 के अधिनियम को हम देखते हैं। 1876 के अधिनियम को देखते हैं। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। इस 1876 को शाही उपाधि अधिनियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, 28 अप्रैल, याद रखिएगा 28 अप्रैल 1876 को क्या हुआ था, 28 अप्रैल 1876 को रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्यिका घोषित कर दी गई थी।
इसलिए क्या हुआ था, 1876 के अधिनियम को सहायक उपाधि अधिनियम कहते हैं। तो आप याद रखिएगा किस अधिनियम को सहायक उपाधि अधिनियम कहते हैं, तो 1876 के अधिनियम को सहायक उपाधि अधिनियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि 28 अप्रैल 1876 को रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्यिका घोषित की गई थी, इसलिए 1876 के अधिनियम को सहायक उपाधि अधिनियम कहते हैं। इसके बाद आया था कौन, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था क्या कि विधान परिषद को और विस्तार किया गया था। क्या चीज का, विधान परिषद जो पहले गठित हुआ था उसमें क्या था, विधान परिषद का और विस्तार किया गया, और विस्तार किया गया। विस्तार करने का क्या मतलब है, पहले जो वायसराय जो थे विधान परिषद में 3 सदस्यों की नियुक्ति किए थे गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। अब इसमें क्या था, विधान परिषद का और विस्तार कर अब 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। अब चार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, 4 भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई थी, नियुक्ति। और यह जो 4 भारतीय सदस्य की नियुक्ति हुई थी, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव के दौरान, यह जो 4 सदस्य की नियुक्ति हुई थी पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नियुक्ति की गई थी। अब देखिए यह बात याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा आई थी, तो 1892 के अधिनियम के द्वारा आई थी। तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और यह जो 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार इस सदस्य को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बजट याद रखिएगा, बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो आप याद रखिएगा 1892 के अधिनियम के द्वारा। अब जब यह पॉइंट दोनों इंपोर्टेंट है, अप्रत्यक्ष चुनाव और बजट। और आप ये याद रखिएगा सहायक उपाधि अधिनियम 1876 के एक्ट को कहते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम देखते हैं कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1892 के बाद कौन है, 1892 के बाद है 1909 क्या था, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा क्या हुआ था, इस टाइम जो थे हम बता दिए थे कि 1858 के एक्ट में क्या हुआ था, एक राज्य सचिव बने थे और एक वायसराय बने थे। तो 1909 के अधिनियम में राज्य सचिव जो था वह मार्ले था और वायसराय जो थे वह मिंटो थे। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। यह बात आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, तो 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, पहली बार मुस्लिमों को चुनाव के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया था। अब क्या हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा एक क्षेत्र ऐसा फिक्स कर दिया गया था कि यहाँ पर चुनाव जो है केवल मुस्लिमों का होगा। इसलिए क्या था, पाकिस्तान बन गया, जो वर्तमान में क्या पाकिस्तान है। तो इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, मुस्लिमों को चुनाव के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया था। तो यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इस पृथक निर्वाचन प्रणाली में मिंटो का सबसे ज्यादा योगदान है, इसलिए मिंटो को पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो वह मिंटो को कहा जाता है।
अब पृथक निर्वाचन प्रणाली या इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं, उसका जनक किसे कहा जाता है, तो मिंटो को कहा जाता है। इसी अधिनियम के द्वारा किया, तो पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा सत्येंद्र, हम लिख देते हैं एसपी सिन्हा लिख देते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी एसपी सिन्हा को पहले भारतीय थे जिसे गवर्नर जनरल के, जिसे वायसराय के एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जिसे वायसराय के कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए गए थे, कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए गए थे। वह पहले भारतीय कौन थे, तो वह एसपी सिन्हा थे। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा 1909 का भारत शासन अधिनियम से, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब एक वीडियो और आएगा, और क्या, अब यह जो सारे एक्ट है वह खत्म हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।